हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग हमारा जो मॉड्यूल ए है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास से हम लोग मॉड्यूल बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉड्यूल बी में यूनिट 7 हम लोग करेंगे आज, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज पार्ट 1। राइट। सो मॉड्यूल ए हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। राइट। सो ये हमने 6 चैप्टर्स जो है अबाउट द मैनेजमेंट, अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग हमारा जो मॉड्यूल बी है, जो कि एक न्यूमेरिकल मॉड्यूल है, सो उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट। चलिए, सो लेट स्टार्ट द क्लास। चलो, so let's start with the introduction. So देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कि हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में हम लोगों को जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जो पैसे की हमें जरूरत होती है, उस पैसे को हम लोग कहाँ कहाँ से अरेंज करते हैं। सो वो पर्पस के लिए कि वो व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी, कि अगर एक बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ कहाँ से उस फंड को, उस पैसे को अरेंज कर सकता है। सो वो सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। राइट। सो देखिए, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैब्लिशिंग बिजनेसेस एंड ऑल्सो फॉर रनिंग देम सब्सिक्वेंटली। तो बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए और बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब उसकी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए। सो ये दोनों पर्पस के लिए, नंबर 1 इज दिस एंड नंबर 2 इज रनिंग देम। सो ये हमारे क्या होते हैं, इन दो कामों के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है बिजनेस में। राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो फाइनेंस, द फाइनेंस टू स्टार्ट द बिजनेस इज जनरली प्रोवाइडेड बाय द पर्संस, या आप जिनको हम प्रमोटर्स भी कह सकते हैं, प्रमोटर्स हु गेव द आइडिया ऑफ द बिजनेस। राइट। सो बिजनेस को स्टार्ट करने का जो पैसा है वो कहाँ से आता है? जनरली वो हमारी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं या प्रमोटर्स जो होते हैं, उनसे वो पैसा हमें मिल जाता है। राइट। सो स्टैब्लिशिंग करने, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो फंड है, वो जनरली हमें जो ओनर्स या प्रमोटर्स हैं उनसे मिल जाता है, जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया होता है। राइट। उसके अलावा जो टर्म फाइनेंस है, कि सपोज 5 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए, तो जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है, टर्म फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देयर इज अ नॉर्म called debt equity ratio, which means how much ideally promoters should contribute as equity and how much they should borrow for long term. Right. So जो टर्म फाइनेंस है वो कौन देता है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। इसके लिए, इस लोन को देने के लिए एक नॉर्म होता है। उस नॉर्म को हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है how much ideally promoters should contribute as equity and how much they should borrow for long term. So debt equity ratio का मतलब होता है, अगर हम इसको, इसका मीनिंग देखें इन अ सिंपल लैंग्वेज, सो डेट इक्विटी रेशियो जो है हमारा, इसका मतलब होता है कि कोई भी जो कंपनी है उसमें जो टोटल फंड्स हैं, उसमें से कितना पार्ट इक्विटी का है, मतलब कितना पैसा कंपनी के ओनर्स ने लगाया है, और कितना पैसा डेट्स का है। डेट्स का मतलब कितना पैसा हमने बोरो किया है, एंड बोरो फ्रॉम आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब अदर देन ओनर्स। सो जो टर्म फाइनेंस हमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत इजीली हमें मिल जाता है, लेकिन वो लोग भी क्या यूज करते हैं? वो लोग डेट इक्विटी रेशियो को इस्तेमाल करते हैं। राइट। मतलब डेट इक्विटी रेशियो को वो यूज करते हैं टू सैंक्शन दैट अमाउंट और टू सैंक्शन दैट टर्म फाइनेंस। और डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है? डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि हमारे जो टोटल फंड्स हैं हमारे बिजनेस में, उसमें से
कितना फंड ओनर्स ने लगाया है और कितना फंड हमें बाहर के जो लोग हैं, जो लाइक हमारे बैंक्स हो गए, डिवेंचर होल्डर्स हो गए, पब्लिक हो गई, सो वो सब ने जो हमें पैसा बोरो किया है। तो ये इन दोनों का जो प्रपोर्शन या इन दोनों का जो रेशियो होता है, वो होता है हमारा डेट इक्विटी रेशियो। राइट। सो ये क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लॉन्ग टर्म फंड्स will depend on the size and capital requirement of the project। जो हम लोगों का जो लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होता है, सो वो हमारा डिपेंड करता है कि हमारा जो बिजनेस है उसका साइज और कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है। अब अगर सपोज हम लोग बैंक में भी लोन लेने जाते हैं, तो वो हमारे प्रोजेक्ट को एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सच में ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, राइट, या फिर प्रोजेक्ट का साइज क्या है। तो ये सारी चीजों को कंसीडर करके तब हमें लॉन्ग टर्म फंड्स मिलता है, हमें मतलब बिजनेस को। द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। वो पैसा जो हमें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होता है, या फिर आप कह लीजिए कि जो बिजनेस को हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, right? So the finance required for running a business is called working capital finance. Clear? So kindly confirm कि आपको ये जो स्लाइड है ये क्लियर है। अगर इसमें कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। सो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रैटेजी का मतलब समझिए। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, देखिए, एक होता है प्लान करना, कि हम लोगों ने प्लान किया कि वी विल स्टार्ट द बिजनेस विद दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और हमारा जो पर्पस है बिजनेस का वो ये होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्लान किया, तो वो हो गया सिंपली प्लानिंग। लेकिन जब हम जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उन सबको एनालाइज करके उसमें से बेस्ट वन को चूज करेंगे, फिर उसको भी एनालाइज करेंगे, उस पर भी नजर रखेंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, हिंदी में इसको कहते हैं रणनीति, right? So those permutations and combinations which a business adopts to satisfy its funds requirement, whether these are long term or short term. So वो सारे possibilities, permutation and combinations, वो सारी possibilities जो एक business adopt करता है अपनी funds की requirement को satisfy करने के लिए, फिर चाहे वो long term हो या फिर वो short term हो, right? So उसको हम कहते हैं financial strategies। मतलब वो सारी पॉसिबिलिटीज जिसको हम अडॉप्ट करते हैं अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, फिर चाहे वो फंड रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो। क्लियर? स्ट्रेटजीज आर मेड आउट एज टू मैक्सिमाइज द एडवांटेजेस एंड मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो स्ट्रेटजीज जो बनाई जाती हैं वो इस पर्पस के लिए बनाई जाती है कि हम लोग जो भी फंड रेज करेंगे, तो वो फंड से हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिले, लेकिन कम से कम हमें कॉस्ट लगे। कम से कम कॉस्ट का मतलब, सपोज हम लोगों को एक जगह पे 8% के इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, एक जगह पे 10% पे मिल रहा है, तो वी विल प्रेफर फॉर 8%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड हमें कम पड़ेगी।
सो इस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है कि हमें जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा मिले उस पर्टिकुलर फंड के, और जो कॉस्ट है या जो खर्चा है उस पे वो हमें कम मिले, राइट, खर्चा हमारा कम हो। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए, अ क्लीन फाइनेंस इज द कॉस्टलीस्ट बिकॉज द लेंडर who has no assets to fall upon in case of default and runs higher risk which he would cover by of servicing is very high because the equity shareholders will expect good returns over the years in the charging higher rate of interest. सो क्लीन फाइनेंस जो होते हैं हमारे वो सबसे ज्यादा कॉस्टली होते हैं। क्लीन फाइनेंस का मतलब हुआ कि ऐसे फाइनेंस जिसके बैकअप में कुछ भी नहीं है, राइट, जिसके बैकअप में कुछ नहीं है, लाइक कोई सिक्योरिटी नहीं है। जैसे हमारे जो डिबेंचर्स हैं, जो लोन है, सपोज हमने होम लोन लिया है तो उसके बैकअप में बैंक के पास क्या होता है, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, राइट। सो अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बैंक क्या कर सकता है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वो फिर वो उस पे उसको एक्वायर कर सकता है खुद से, राइट। तो क्लीन फाइनेंस वो फाइनेंस होते हैं जिनके बैकअप में कुछ भी नहीं होता, और अगर डिफॉल्ट होता है तो उनको बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। क्लियर? सो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं या हमारा जो इक्विटी कैपिटल है वो भी क्लीन फाइनेंस की कैटेगरी में आता है। रीजन रीजन ये है क्योंकि उनके बैकअप में कुछ भी कोई एसेट या कुछ भी ऐसी सिक्योरिटी मॉर्गेज कुछ भी नहीं होता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लीन फाइनेंस। और फिर क्योंकि इनके बैकअप में कुछ नहीं तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कहेंगे कि देखिए सर, हमारे हम तो इतना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, सबसे ज्यादा रिस्क हम ही ले रहे हैं, तो जो रिटर्न्स हैं वो भी हमें सबसे ज्यादा मिलने चाहिए ना, राइट, रिटर्न्स हमें मिलने चाहिए। सो इस वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो ज्यादा रिटर्न्स चार्ज करते हैं, राइट। इक्विटी इज अ क्लीन फाइनेंस ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी चीप। देखने में तो लगता है कि अरे ओनर्स ही तो अपने बिजनेस को पैसा दे रहे हैं ना, सो उसमें क्या महंगा होगा, राइट। लेकिन वो भले ही दिखने में सस्ते लगते हैं बट द कॉस्ट जो है वो हमें डिविडेंड के फॉर्म में उनको पे करनी होती है, विच इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द कंपनी पेज इट्स टैक्सेस। सो उनको जो हम पेमेंट करते हैं डिविडेंड की फॉर्म में तो वो आफ्टर टैक्स देना होता है, तो वो कंपनी को कॉस्टली पड़ता है एज कंपेयर टू जो डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। राइट, लाइव क्लास का यही बेनिफिट है कि आपके जो भी डाउट है आप उसको तभी के तभी पूछ सकते हैं। सो अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। चलिए, सो देखिए, हम लोगों की डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉर जेआईबी सीआईबी एंड प्रमोशन एग्जाम्स, जिसमें हमारी जो सीरीज हैं वो चल रही हैं कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चन भी। सो जो अभी हमारी जो क्लास है जो अभी आप लोग देख रहे हैं वो कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चंस भी सीरीज की क्लास है। उसके अलावा लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं, केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस हमारी चल रही हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव। सो आप हमारी जो फ्री डेली लाइव क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कीजिए और उनका जो बेनिफिट है उसको लीजिए और अपने एग्जाम्स को जल्दी से जल्दी क्रैक कीजिए। चलिए, सो अब हम लोग समझते हैं अबाउट द इक्विटी कैपिटल। सो व्हाट इज इक्विटी कैपिटल? देखिए, कोई भी कंपनी जो होती है उसके जो मेजर सोर्सेज होते हैं या जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। देखिए, एक चीज को हमेशा याद रखिएगा,
any amount invested by the owner is known as what? Is known as capital. तो ओनर जो भी पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैपिटल। फिर कंपनी की कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात करते हैं तो इस कैपिटल को हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। राइट? क्या कहते हैं हम इस कैपिटल को? शेयर कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में शेयर कैपिटल कहते हैं। राइट? और ये जो शेयर कैपिटल है ये फर्दर दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और एक हमारी होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। राइट? सो यहां पर अभी हम पहले बात करेंगे इक्विटी कैपिटल की। सो ये जो कैपिटल है इसको कौन लगाता है? ओनर्स लगाते हैं, जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं। कंपनी में क्या होता है, उसी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। और ये जो शेयर कैपिटल है ये दो टाइप्स की होती है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जो पैसा हम लोग जनरल पब्लिक से लेते हैं शेयर्स के फॉर्म में उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो पैसा हम लोग कुछ सिलेक्टेड लोगों से लाइक कंपनी के डायरेक्टर, एम्प्लॉयज या कुछ प्रेफर्ड लोगों से लेते हैं तो उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। राइट? सो अब हम आते हैं इक्विटी कैपिटल पे। कैपिटल जनरली मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द प्रमोटर। सो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द प्रमोटर। सो कैपिटल ओनर के थ्रू इन्वेस्ट की जाती है बिजनेस में टू एस्टैब्लिश द बिजनेस। और अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें सो इट मीन्स द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर सेलिंग ऑल एसेट्स एंड पेइंग ऑफ ऑल लाइबिलिटीज। तो अगर आप अपनी कंपनी की सारी जो भी एसेट्स हैं उनको अगर आप सेल कर देंगे और जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उनको आप पे ऑफ कर देंगे तो उसके बाद आपके पास जो भी बैलेंस बचता है वो बैलेंस हमारी होती है कैपिटल। राइट? और इक्विटी का मीनिंग क्या होता है? इक्विटी मीन्स अ क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इम्पार्शियल, समथिंग दैट इज फेयर एंड जस्ट। सो हम लोग जो इक्विटी शेयर्स हैं उसको, उसका नाम इक्विटी इसलिए है क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पर बिल्कुल जो भी चीजें हो रही है वो फेयर होती हैं, इम्पार्शियल होती हैं। राइट? तो इसलिए उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। जो इक्विटी शेयर्स है वो हम लोग किसको देते हैं? वो कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक उसको परचेज कर सकती है। राइट? सो हम लोग नॉर्मल एक आईपीओ निकालते हैं, शेयर्स अपने निकालते हैं, उसको कोई भी पर्सन उसको क्या कर सकता है? परचेज कर सकता है। राइट? सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी कैपिटल। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए, अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। उससे पहले ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप लोग ने अपनी जो प्रेपरेशन स्टार्ट की है, अगर आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको फेस हो रही है लाइक कंसेप्ट को समझने में या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके लिए आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं, जो इन डेप्थ वीडियो लेसन्स हैं, उनको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की थोड़ा शॉर्टेज है तो उसके लिए आप हमारे क्वेश्चन बैंक्स जो है उनको अवेल कर सकते हैं। एंड क्योंकि आपको पता है एग्जाम में केस स्टडीज आती हैं और बुक में एज सच प्रैक्टिस करे केस स्टडीज नहीं दिया है, एक दो इलस्ट्रेशन में गिवन है, दैट इज ओनली, अदरवाइज कोई केस स्टडीज उन्होंने एज सच दिया नहीं है। तो उसके लिए आप हमारी जो केस स्टडीज कोर्स है आप उनको अवेल कर सकते हैं। ऑल दीज कोर्सेज आर अवेलेबल एट दिस ऐप एंड ऑन दिस वेबसाइट। सो काइंडली गो थ्रू दी ऐप एंड वेबसाइट to visit these offers so that you can prepare your CIB exam very well। और ये सारी फैसिलिटीज बहुत लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फॉर्म में आपको अवेलेबल है। सो काइंडली गो थ्रू एटलीस्ट वंस और आप एक बार जाके देखिए। आपको अगर लगता है कि ठीक है आपको इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अवेल कीजिए।
राइट। और अपनी जो प्रेपरेशन है सीआईबी की उसको आप और भी स्ट्रांग बनाइए, सो दैट कि कमिंग अटेम्प्ट में ही आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाए। सो चलिए अब हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी पर्पसेस ऑफ फाइनेंस इन बिजनेसेस? What is one of the primary purpose of finance in business? Option A, maximizing employee satisfaction. Option B, minimizing operational cost. Option C, establishing and running businesses. Option D, acquiring non-essential luxuries. So बताइए प्राइमरी पर्पस क्या होता है फाइनेंस का? देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तो आप लोग सीखेंगे। अगर आपका आंसर गलत भी होगा तो एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि ठीक है ये आंसर नहीं है। Yes, very good, Mamta ma'am. Your answer is correct. Option number C is the right answer. That is, primary purpose of finance in business is establishing and running the business. Right? Next question देखिए. Who typically provides the initial finance required to start a business? Option A, banks and financial institutions. Option B, venture capitalist. Option C, owners or promoters. Option D, government agencies. Yes, ममता मैम अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओनर्स और प्रमोटर्स जो है वो इनिशियल फाइनेंस देते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हेन प्रमोटर्स लैक sufficient funds for a large project, what type of finance is often sought temporarily? Option A, short term loans. Option B, equity financing. Option C, bridge finance. Option D, government grants. सो बताइए। सो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। देखिए ये पॉइंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। जब हमें कोई टेम्परेरी फाइनेंस चाहिए होता है सो उसके लिए हम लोग जाते हैं फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। सो टेम्परेरी जब हमें फंड्स की जरूरत होती है तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रिज फाइनेंस। राइट। इक्विटी फाइनेंस जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स
जो है वो भी एक तरह से लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो वापस ही नहीं करना होता है, खैर, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आप लोग को इसका आंसर नहीं आइडिया होगा। सो इट इज वेरी मच ओके, राइट। सो आपको इसको देख लेना, टेम्परेरी फंडिंग के लिए हम लोग ब्रिज फाइनेंसिंग करते हैं। सो आपको इसको याद रखना है, क्योंकि अगेन देखिए, सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में पढ़े हुए नहीं आते हैं ना। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नॉर्म used to determine the ideal balance between equity and long term borrowings for a project? Option A, capital adequacy ratio. Option B, debt to asset ratio. Option C, debt equity ratio. Option D, equity turnover ratio. फोर का सी, ज्योति मैम, वेरी गुड आंसर। डेट इक्विटी रेशियो इज द राइट आंसर, राइट। यस ममता मैम, राइट आंसर, फोर्थ का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, long term funds for a project depend on which factors? Option A, market demand only. Option B, size and capital requirement of the project. Option C, government regulations only. Option D, seasonal fluctuations. सो आपको बताना है कि जो लॉन्ग टर्म फंड है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। करेक्ट ज्योति मैम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, दैट इज साइज एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। यस ममता मैम, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस? सो वो कौन सी टाइप का फाइनेंस होता है जिस जो हमें डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने के लिए चाहिए होता है? ऑप्शन ए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ऑप्शन बी, इक्विटी फाइनेंस। ऑप्शन सी, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ऑप्शन डी, डेट फाइनेंस। ये सिक्स का सी, ज्योति मैम, ममता मैम, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए हमें जो फंड रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, और इसके लिए बैंक लोन प्रोवाइड करता है, उस लोन को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। वर्किंग कैपिटल टर्म लोन बोलते हैं उसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेवेंथ, व्हाट डज द टर्म ऑपरेशनल साइकिल रेफर्स टू इन फाइनेंस? सो फाइनेंस में ऑपरेशनल साइकिल का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, time for shareholders to receive dividends. Option B, time taken for a business to reach its break-even point. Time for cash to be converted back into cash. Option D, time taken for a project to generate profits. So operational cycle का मतलब क्या होता है? Ma'am, actually cash credit is a different thing.
एंड वर्किंग कैपिटल टर्म लोन इज अ डिफरेंट थिंग। सो वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं बैंक से, सो उसको जो बिजनेसेस हैं वो उसको वर्किंग कैपिटल टर्म लोन बोल देते हैं। कैश क्रेडिट इज अ डिफरेंट थिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ डिफरेंट थिंग। सो सबका अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सो बेस्ड ऑन दोज कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा वर्किंग कैपिटल टर्म लोन भी एक कैटेगरी होता है। ठीक है मैम। और बिल्कुल देखिए, आप लोग चीजों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली देखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, सो बिल्कुल आप लोगों को इन चीजों का आइडिया होगा, राइट। चलिए, सो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेवेंथ का ऑप्शन नंबर डी, ज्योति मैम राइट आंसर। ममता मैम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशनल साइकिल का मतलब कितना समय लगता है हमारे प्रोजेक्ट को जो प्रॉफिट को जनरेट करने में। वैसे देखिए, अगर मैं देखूं ना, तो इसका आंसर जो है ना ममता मैम, ऑप्शन नंबर सी भी इसका करेक्ट है, राइट। क्योंकि टाइम फॉर कैश टू बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश, ये भी हमारा ऑपरेशनल साइकिल होता है। सो दोनों ही आंसर्स ठीक हैं। ममता मैम, आपका भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों एक ही, वो एक्चुअली ऑप्शंस इन्होंने बहुत सिमिलर से यहाँ पर डाल दिए हैं। सो दैट इज वाई ये कंफ्यूजन है, अदरवाइज इसके दोनों ही आंसर करेक्ट है, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट। हाउ इज द वर्किंग कैपिटल गैप टिपिकली फाइनेंस्ड? ऑप्शन ए, थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स। ऑप्शन बी, थ्रू इक्विटी फाइनेंसिंग। ऑप्शन सी, थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स। ऑप्शन डी, थ्रू बैंक लोन्स। सो एट्थ का आंसर ज्योति मैम, थ्रू बैंक लोन, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ज्योति मैम। और अगर सेवेंथ क्वेश्चन में आपको एक को चूज करना हो ना, तो यू विल हैव टू चूज ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो याद रखिएगा, सेवेंथ का आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टाइम फॉर कैश टू बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हमारे हर ऑपरेशनल साइकिल में प्रोजेक्ट में प्रॉफिट ही हो, राइट। सो इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। और एट्थ में हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, what does a bank usually expect from a borrower in terms of financing the working capital gap? So working capital gap के कॉन्टेक्स्ट में बैंक यूजुअली क्या एक्सपेक्ट करते हैं बोरोवर से? ऑप्शन ए, फुल रीपेमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। ऑप्शन सी, borrower's contribution towards the gap. ऑप्शन डी, हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। सो बताइए नाइन्थ का आंसर क्या हो सकता है? नो मैम, ए इज नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी हम लोग वर्किंग ये फाइनेंसिंग करते हैं, बैंक हमें फाइनेंस करता है, तो उसके लिए बैंक हमें बोलता है कि आपको मार्जिन मनी देना है, राइट। अब वो मार्जिन मनी डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशंस में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यस ज्योति मैम। टेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इन बिजनेस प्राइमरली डिजाइन टू अचीव? सो जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हैं उनका जो प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ऑप्शन बी, मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटीज। ऑप्शन सी, satisfying fund requirement efficiently.
Option number D, reducing market conditions. ज्योति मैम, ममता मैम, राइट आंसर 9th का सी आंसर है, और आपको याद रखना है उसमें मार्जिन मनी की बात हो रही है। अगर इसमें मार्जिन मनी लिखा होता तो आई थिंक आप और जल्दी इसको गैस कर लेते। यस, 10th का सी राइट आंसर ज्योति मैम, सेटिस्फाइंग फंड रिक्वायरमेंट एफिशिएंटली। सो 10th का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। सो कोई भी आपका डाउट होगा रिगार्डिंग द क्लास, आप पूछ सकते हैं। क्लास को लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा जैसा भी आपको लगा होगा। अगर आपको लगा है दिस क्लास इज बेनिफिशियल, सो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और योर सोशल ग्रुप्स, and also subscribe the channel and press the bell icon button so that you get all the notification of the classes which are running in the morning and evening sessions. So thank you so much, and we will continue in the next class.